Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all people will be fine. Okay, so in our today's class, we are going to start our new chapter, basically the last chapter of the theory that is related to the evaluation of the projects. Which means कि जब भी कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट मतलब कोई भी कंपनी कोई भी कॉर्पोरेशन है गवर्नमेंट है इवन मतलब कोई भी जब कभी भी वो कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने के लिए जाते हैं, ठीक है, दे हैव टू इवेल्युएट दैट प्रोजेक्ट। वो पहले हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट की इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन करके हम ये चेक करते हैं कि ईदर वो प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए एक्सेप्टेबल है भी या नहीं, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्टेंस बेसिकली या जो उसका एक्सेप्टेंस का जो क्राइटेरिया है वो किस पर बेस करेगा, डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी पर ही बेस करेगा, ठीक है। हम ये चेक करेंगे कि हम प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करके देखेंगे कि वो प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, ठीक है। अगर वो प्रॉफिटेबल होता है हमको इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रखेंगे कि अगर वो यहाँ तक हमें प्रॉफिट्स या रिटर्न्स जो होता है वो प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो एक्सेप्ट हो जाते हैं वो बेसिकली सिलेक्ट हो जाते हैं प्रोजेक्ट, उनके ऊपर हम लोग फर्दर क्या करते हैं, वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोगों ने जस्ट उसी कोई प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के मेथड्स को डिस्कस करना है कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के कितने मेथड्स होते हैं, वो क्या क्या है और उनका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। मतलब जैसे प्रीवियसली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज में हम लोग क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते थे और फिर उसको कंपेयर कर लेते थे उसकी मार्केट प्राइस के साथ, और इस तरह से हम डिटरमिन करते थे कि इधर हमें वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना भी है नहीं, वो सिक्योरिटी एक्सेप्ट करनी भी है नहीं, मतलब हमें उसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, वो सारी चीज़ें उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में वहाँ पर मेंशन हो जाती थी, डिस्कस हो जाती थी। अच्छा, सबसे पहले तो वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बात कर रहे हैं जो कि हमारा हम प्रीवियसली भी उसी को डिस्कस करते आए हैं। इनमें अभी भी जितने भी हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे उसमें भी सारा वही वाला पॉइंट ही डिस्कस होना है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो में कहते हैं एनी मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, ठीक है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन को कोई भी मेथड एंड सिलेक्शन और उसकी सिलेक्शन का दैट एडजस्ट कैश फ्लोज ओवर टाइम फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, जो कि कैश फ्लो की वैल्यू को एडजस्ट कर दे अकॉर्डिंग टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम जो प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे तो हम उसमें यही कर रहे थे, हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंगली अपने प्रोजेक्ट की वैल्यू को एडजस्ट कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इन्वेस्टमेंट जो हम आज करने जा रहे हैं वो फ्यूचर में हमें 10 साल के बाद 10,000 मिलती है, तो भाई हम उस 10,000 को 10 साल के बाद हमें क्या पता कि इसकी 10 साल के बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंगली वो वैल्यू कितनी डिक्रीज हो चुकी हो, ठीक है। हो सकता है जैसे प्रीवियसली जो जो 1,000 रुपीज की जो वैल्यू थी वो शायद आज के 1,00,000 रुपए की होगी, ठीक है। मतलब ये कि अगर आज का 1,00,000 रुपए है तो आज से अगर आप 20-25 साल पीछे चले जाएं या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा, तो मतलब बहुत ह्यूज डिफरेंस आया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और सिलेक्शन का कोई भी मेथड होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो आपके कैश फ्लोज को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देगा। हम उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंगली क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि 10 साल के बाद जो वैल्यू हमें मिलने के लिए जा रही है उसकी आज हम उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कि वो आज उसकी वैल्यू कितनी है। डेफिनेटली जो वैल्यू 10,000 10 साल के बाद मिली है वो आज 10,000 कभी 10 ईयर्स वाली वैल्यू आज की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम उसको डिस्काउंट करके चेक करते हैं कि ऑन नेट हमारे पास उसकी कौन सी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं इन दिस सेक्शन वी इवैल्यूएट 4 अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। हम प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के 4 डिफरेंट मेथड्स को और सिलेक्शन इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन दोनों इकट्ठे इकट्ठे इवैल्यूएट करेंगे, तो फिर सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी बताएंगे कि हाँ जी उसको सिलेक्ट करना भी है या नहीं करना, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सा पे बैक पीरियड, नंबर 2 इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नंबर 3 नेट प्रेजेंट वैल्यू और नंबर 4 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं पे बैक पीरियड से। तो पे बैक पीरियड में वो आपसे कह रहे हैं द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड for the cumulative expected cash flows from an investment project to equal the initial cash outflow, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले बिजनेस में पता क्या होता है, सबसे पहले कैश आउटफ्लो होता है। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जाते हैं, हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कैश आउटफ्लो। हमें पहले पैसे लगाने होते हैं, हम जब तक किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, पैसे नहीं लगाते, वहां से इनफ्लोज जनरेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो किसी भी इन्वेस्टमेंट का जो पे बैक पीरियड होता है ना, वो बेसिकली देखो, अगर यहाँ से उससे भी सिंपल देखो, द पे बैक पीरियड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट टेल्स अस द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड to recover the initial cash investment based on the project expected cash flow। वो कहते हैं हम जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं
कि प्रोजेक्ट हमें किस तरह से रिटर्न देगा। नॉर्मली हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो जो इनिशियल कैश फ्लोज आते हैं ना वो नॉर्मली नेगेटिव होते हैं, मतलब इतना कैश फ्लो भी नहीं आता कि वो अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट कर सके, ठीक है। तो क्योंकि उसके ऊपर पहले से खर्चे बहुत ज़्यादा हुए होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा हुई होती है उसकी, फिर ओवरहॉलिंग कर लें, इरेक्शन कर लें, मेंटेनेंस कर लें, ठीक है, हर चीज़ को सेट करने में बहुत पैसे लग जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, फिर आपसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आपने उस बिजनेस को शुरू करने में 10 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है। अच्छा, ये आपने से फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल ओपन कर दिया था, ठीक है, उस स्कूल को ओपन किया तो आपने उसके ऊपर से फॉर एग्जाम्पल 10 लाख आपके उसके ऊपर कॉस्ट आ गई है। तो डू यू थिंक कि फर्स्ट मंथ की जो फी होगी वो 10 लाख होगी? नो, डेफिनेटली नो, ठीक है। सेकेंड मंथ की या थर्ड मंथ की, तो इनिशियली जितने भी कैश फ्लोज आएंगे ना वो नेगेटिव होते जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कैश फ्लोज क्या हो जाते हैं, वो पॉजिटिव हो जाते हैं, वो प्रोजेक्ट आपके प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो पे बैक पीरियड, वो किसी भी इन्वेस्टमेंट का पे बैक पीरियड है ना, वो हम चेक ये करते हैं कि इनिशियल जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, या जो आउटसाइड के ऊपर जो हमारा कैश आउटफ्लो था, मतलब जब हमने इसको स्टार्ट करना था तो जो हमारा आउटफ्लो था वो पे बैक कितने टाइम में होगा। मतलब अगर 10 लाख से हमने एक स्कूल स्टार्ट किया, तो स्कूल के कितने मंथ्स की जो अर्निंग है वो हमें क्या कर देगी, वो हमारा इनिशियल कैश को, जो उसका कैश आउटफ्लो था या जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी उसको मीट कर देगी, उसको पूरा कर देगी। तो पे बैक पीरियड क्या होता है? पे बैक पीरियड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट टेल्स अस द नंबर ऑफ इयर्स, कितने नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड होंगे टू रिकवर हो जाए आर इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट, हमारी इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज बेस्ड। अब डेफिनेटली कैश के जो इनफ्लोज होंगे वो तो हमें नहीं पता ना, हम कहेंगे स्कूल स्टार्ट कर लें, पहले मंथ में इतनी सैलरी इतनी फी से आ जाएंगी, सेकंड में इतनी फी आ जाएगी, थर्ड में इतनी। तो ये जो फी स्ट्रक्चर है ये एक्सपेक्टेड तो हो सकता है, ये कंफर्म नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब ये कंफर्म नहीं होगा। तो पेबैक पीरियड में हम चेक कर लेते हैं कि एक किसी भी वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें वो पे बैक कितनी देर में कर देगा, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी पे बैक हो चुकी होगी तो आफ्टर दैट आप लोगों के पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब आपकी जब इन्वेस्टमेंट पूरी होगी तो उसके ऊपर अब आप जितना भी कमाएंगे वो सारा आपका प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। सो पे बैक पीरियड में हम ये चीज़ें चेक कर लेते हैं। पे बैक पीरियड के लिए उसने आपको एक फार्मूला बताया, लेकिन उसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम उसके अंदर अपना टाइम ड्यूरेशन चेक करके फिर हम अपने प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर लेते हैं कि हाँ जी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर ये प्रोजेक्ट हमें कितने टाइम के बाद जो है वो प्रॉफिटेबल कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड जो हम लोगों ने किया था वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न था। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम लोगों ने चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। Internal rate of return for an investment proposal is the discount rate that equates the present value of the expected net cash flows with the initial cash outflow. अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हम कहते थे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली हमारा वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कि इक्वेट कर देता है हमारे इनफ्लोज को, ठीक है। हमारे पास जितने भी वो होते हैं कैश की जितने भी मतलब वहाँ पर डिस्काउंटेड जो हमारे पास डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू होती है उसको इक्वेट कर देते हैं मार्केट वैल्यू के साथ, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न होगा जो कि आपके जितने भी होगा फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वो डिस्काउंट रेट होगा दैट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज। जो भी हमारे पास एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज आने वाले हैं, ठीक है, वो उनकी प्रेजेंट वैल्यू को इक्वेट कर देगा किसके साथ? इनिशियल कैश आउटफ्लो के साथ, ठीक है। इनिशियल कैश आउटफ्लो के साथ उसको क्या करना है, उसमें इक्वेट कर देना है। तो यहाँ पर बेसिकली वो आपको जो उसमें बता रहा है कि जो इनिशियल कैश आउटफ्लो और द कॉस्ट अकर्स एट टाइम जीरो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेट IRR सच दैट। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या है, इनिशियल वो जो था आपके पास वो उसने आपको बताया होता है कैश आउटफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू जो आपके पास कितना देगा CF1, जो कैश फ्लो 1 ईयर के बाद आएगा उसको 1 ईयर